हेलो बच्चों। आज हम अपना हिस्ट्री का पार्ट 9 पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, यानी कि इसमें हमारे भारत के जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो पूरी लड़ाई आ जाएगी, क्योंकि इसमें 1870 से 1947 तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो सभी इसमें आएंगी। ठीक है। जो ये फ़ोटो आप देख रहे हो, इस वाली फ़ोटो में बताया गया है कि ये जो है ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे, यानी कि जो भारतीय थे, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, यानी कि ऐसी गैस छोड़ी गई जिससे इनकी आंखों में आंसू आ जाते। और यह पुलिस ने काम किया था। आप देख रहे हो कितनी संख्या में लोग थे, यानी कि भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल थे। ठीक है। इसमें हम अब पढ़ेंगे आगे। पिछले अध्याय में हम क्या पढ़ चुके हैं? भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा, नए कानून, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी पर असर, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक और धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, हस्तकलाओं का पतन, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद की कहानी क्या है? राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि हमारा देश हमारा हो, उस पर कोई और शासन ना करे, उस पर हमारे ही लोग रहें, हमारे लोगों की बातों का ही ध्यान सरकार रखे, दूसरे देश के लोगों के अंतर्गत या दूसरे देशों के जो सरकार है, जो अंग्रेज आए थे, उनके अनुसार काम ना करे, बल्कि अपने देश के लोगों के अनुसार काम करें। ये था राष्ट्रवाद। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ और भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। भारत किसी एक का नहीं है, बल्कि इन सभी का है। क्योंकि भारत में किसी स्त्री पुरुष के साथ किसी गोरे, काले, वर्ण, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, और यहाँ की जनता का मतलब है सभी वर्ण, जाति, रंग, पंथ, भाषा के लोग। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक उनका कब्जा ख़त्म नहीं होगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यहाँ के लोगों को अगर अपने भारत पर अपना शासन करना है, अपने भारत को अपना बनाना है, सबसे पहले अंग्रेज़ों को बाहर भेजना होगा। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठन, यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो बनी थी, में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। चेतना का मतलब यह बात और उनके मन में बैठ गई थी कि हमें अंग्रेज़ों को अपने हिंदुस्तान से बाहर निकालना ही है। अगर अंग्रेज़ भारत में रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागदौड़ वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। ये संगठन हैं, ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं, वो सारे ग्रुप्स हैं जो कि लोगों के ग्रुप थे और जो कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए बने थे। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का, यानी कि सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। यानी कि जो भी संगठन बनाए गए थे वो सभी किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि भारत के सभी लोगों के लिए बनाए गए थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, वो पूरे भारत के लक्ष्य थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा पर चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी हो, वह हर बात का फैसला उनके लिए अंग्रेज ना करें। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ, यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनके प्रति विश्वास कम हुआ। ठीक है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। अब ये आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म्स एक्ट का मतलब ये था कि भारतीयों द्वारा अपने पास भारतीय लोग अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखेंगे, बंदूक वगैरह, चाकू वगैरह कोई नहीं रखेंगे। ठीक है। और उसी साल यानी कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि अखबार में कोई भी ऐसी बात नहीं छापोगे जो अंग्रेजी सरकार के लिए गलत हो।
अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं छापोगे, अंग्रेजी सरकार की हमेशा तारीफ ही छापोगे। और अगर तुमने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई बात छापी तो तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की भी समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के ये था ना, अगला जो एक तो हो गया हमारा आर्म्स एक्ट, जिसमें ये था कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कोई भी भारतीय प्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं छाप सकती थी। अब तीसरा था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल भारत के लोगों ने लागू करना चाहा था और ये कहा था कि हमारी ये बात मानो। क्या बात मानो? कि जो अंग्रेजी जज थे उन जजों के साथ ही भारतीय जज भी बैठाए जाएँ, ताकि वो दोनों मिलकर फैसला लें, दोनों को समान आदर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ सरकार इसके खिलाफ थी कि किस तरह एक भारतीय का अंग्रेज़ों के समान आदर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर काफ़ी बहसबाजी हुई, काफ़ी सारा हंगामा हुआ था। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी, यानी कि भारतीय जज भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे चला सकता है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय जजों को समान देखा जा सके। जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत के अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। यानी कि इस घटना के बाद से पता चल गया कि जो अंग्रेज है वो हम पे शासन करना चाहते हैं, ना कि हमें अपने बराबर बनाना। पढ़े लिखे भारतीयों ने अखिल भारतीय संगठन की शुरुआत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा बना दिया था। 1885 में 72 लोगों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता, इस संगठन में जो मेन नेता थे वो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य। प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे ये सारे। नौरोजी व्यवसायी और अन्य प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया, यानी कि जो नए लोग थे, जवान बच्चे थे, उनको बताया कि किस तरह से लड़ाई लड़नी है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर, यानी कि रिटायर ब्रिटिश अफसर थे A.O. ह्यूम, जो कि अहम भूमिका अदा करते हैं। और यह माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने ही की थी 1885 में। उभरता हुआ राष्ट्र। अब ये उभरता हुआ राष्ट्र में क्या है? अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का कहना था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और भारतीयों को ज़्यादा जगह, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। यानी कि भारत की जनता के नेताओं को छोटे छोटे एरिया के नेता बनाया जाए, और जहाँ पर परिषदें नहीं हैं, जहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ पर उनके पद निकाले जाएं और भारतीयों को भी उन पदों के लिए बैठाया जाए। भारतीयों को सरकार के ऊंचे पदों पर बैठाया जाए, क्योंकि पहले ऐसा था ना, अंग्रेज़ों ने सारे ऊंचे पदों पर अंग्रेज़ों को ही बैठा रखा था। इस काम के लिए उनकी मांग थी कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। सारे पेपर भारत से बाहर ना, भारत में ही पेपर होने चाहिए, ताकि भारत के लोग भी इन पेपरों को दे सकें। ठीक है। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। जैसे कि मैंने बताया कि जो महत्वपूर्ण या बड़ी नौकरियां थी, अंग्रेज़ों ने अपने ही लोगों को उसमें लगा रखा था और भारतीयों को सारी छोटी या कम काम वाली नौकरियां दे रखी थी, जिसमें छोटा काम होता था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी वाले पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में ही रुकने लगेगी। तो जो नेता थे वो ये कहते थे कि अंग्रेजी अफसरों को जो भारत की जनता से या भारत के सरकार से जो पैसा मिलता है वेतन के रूप में, वो ये इंग्लैंड भेज देते हैं।
तो इससे हमारे देश की जो इनकम है वो वहाँ चली जाती है। अगर भारतीय लोग ही बड़े पदों पर बने रहेंगे तो उनकी इनकम भारत में ही रहेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका में से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को हटाया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो भी हटाया जाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये था कि कोई भी जो बात सच्ची हो वो छापी जाए, चाहे वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो चाहे अंग्रेज सरकार के लिए अच्छी हो।